नमस्कार जी, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ZTI क्लासेस में। आज का क्लास 10th में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े अध्याय से होने वाली है, जिस अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम दो अहम व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने राष्ट्र में एक क्रांति की लहर ला दी, जिनका नाम था मेजिनी। क्या नाम था? मेजिनी। और एक बिस्मार्क। और एक कौन है? बिस्मार्क, जिनके बारे में इस अध्याय में हम क्या करेंगे? जानेंगे। और इस अध्याय में जितने भी वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है, उन वस्तुनिष्ठ को आज करवाया जाएगा। तो चलिए थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि कौन थे मेजिनी और कौन थे बिस्मार्क। तो सबसे पहले मेजिनी के बारे में हम जानते हैं कि मेजिनी कौन थे। तो मेजिनी और एक कौन? बिस्मार्क। तो मेजिनी का जो संबंध है वो इटली से है और बिस्मार्क का जो है वो जर्मनी से है। इन्होंने अपने देश में राष्ट्रवाद की जो भावना है उसे जगाया था, जिनके कारण इनका जो भी छोटा छोटा राज्य था वह सब एकीकृत होकर एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो चलिए मेजिनी के बारे में जानते हैं। तो मेजिनी का जन्म 22 जून 1805 को हुआ था। इनके पिता का नाम जियाकोमो माजिनी था। इनकी माता जो थी वो मारिया ग्रेगो थी। इनकी जो मृत्यु है वो 10 मार्च 1872 में हुई थी। तो आप लोगों को इनके बारे में पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है कि मेजिनी के बारे में लिखें। तो आप ये लिख सकते हैं उसमें कि उनका जन्म ये, मृत्यु ये और इनके पिता माता ये थे। जन्म स्थान इनका इटली ही था। चलिए आगे इतना ही बिस्मार्क के बारे में जान लेते हैं, फिर चलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। बिस्मार्क का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 को। इनके पिता का नाम था शॉन हैसेन। सॉरी, हैसेन नहीं, हौसेन नाम था। इनकी जो माता थी मैनकेन और इनकी जो मृत्यु हुई 30 जुलाई 1898 को। तो आप लोगों को बस इतना ही इनके बारे में पूछा जाएगा कि बिस्मार्क के बारे में लिखें या मेजिनी के बारे में लिखें। तो आप कह सकते हैं कि मेजिनी यूरोप में राष्ट्रवाद को जागृत किए थे। इन्होंने राष्ट्रवाद की लहर को लाया था। इनका जन्म 12 जून 1805 में। इनके पिता का नाम जियाकोमो माजिनी था। इनकी माता थी मारिया ग्रेगो। इनकी जो मृत्यु हुई थी 10 मार्च 1872। और भी डिटेल्स जो है हम वस्तुनिष्ठ में जानेंगे इनके बारे में कि इन्होंने अपने राष्ट्र के लिए क्या क्या किया। फिर बिस्मार्क के बारे में पूछा जाएगा। इन्होंने राष्ट्रवाद की जो लहर है वो अपने जर्मनी में लाया था। जन्म इनका 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। इनके पिता का नाम शॉन हौसेन था, माता मैनकेन और इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1898 को हुई थी। तो चलिए अब चलते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में
राष्ट्रवाद। सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, आज का जो क्लास है वो यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ पर होने वाले हैं। इसमें आप लोगों को इस अध्याय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में क्या किया जाएगा, आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, अन्यथा चले वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब हुआ। तो याद रखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब हुआ, तो याद रखना कब, 1789 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, वियना सम्मेलन जो है वो हुआ था कब, 1815 में। कब हुआ था? 1815 में जो है वो वियना सम्मेलन किया गया था। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया। तो याद रखिएगा, अगले प्रश्न का जो आंसर है वियना सम्मेलन का मेजबानी, तो वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था मेटरनिख। किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। किसका मेजबानी? वियना कांग्रेस। ये वियना कांग्रेस बोलते, वियना सम्मेलन जो 1815 में हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख ने। किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। आपका अगला प्रश्न है कि लुई 18वां कहां का शासक था। तो याद रखिएगा, लुई 18वां जो था फ्रांस का शासक था। कहां का शासक था? फ्रांस का शासक था। आपसे ये पूछा जाएगा कि लुई 18वां किस वंश का था। तो याद रखिएगा, बूर्बो वंश का। किस वंश का? बूर्बो वंश का था। किसका था? लुई 18वां बूर्बो वंश का। आपसे पूछा जाएगा कि लुई 18वां कहां का राजा था। तो फ्रांस का राजा था। लुई 18वां जो है वो किस वंश का था? तो बूर्बो वंश का था। अगला प्रश्न है कि 4 अध्यादेश, जो 4 अध्यादेश है वो किसके द्वारा पेश किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 4 अध्यादेश जो है वो पेश किया गया था चार्ल्स 10 के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स 10 के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये फ्रांस का शासक था। कहां का था? फ्रांस का शासक था। आप लोगों को याद रहेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया? तो मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। लुई 18वां कहां का शासक था? तो याद रखिएगा, ये फ्रांस का शासक था। और किस वंश का था? तो बूर्बो वंश का था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न है क्या। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति किसने अपनाया। तो याद रखिएगा, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति जो है वो अपनाया गया था लुई फिलिप के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? लुई फिलिप के द्वारा जो है वो स्वर्णिम वर्गीय नीति जो है वो अपनाया गया था। लेकिन ये जो लुई फिलिप है एक अच्छा शासक था। ये भी फ्रांस का ही शासक था। कहां का शासक था लुई फिलिप? फ्रांस का ही शासक था। इसके समय 1848 की क्रांति हो गई। क्या हो गई? 1848 की क्रांति हो गई। किसके शासन काल में? लुई फिलिप के शासन काल में। इससे पहले था कि कौन सा? चार्ल्स 10 था। उसके समय में याद रखिएगा, चार्ल्स 10 जो है इसके समय में 1830 की क्रांति हुई थी। किसकी क्रांति हुई थी? 1830 की क्रांति। जब पूछा जाएगा 1830 की क्रांति किसके शासन काल में हुई थी, तो चार्ल्स 10। आपसे जब पूछा जाएगा 1848 की क्रांति किसके शासन काल में हुई थी, तो लुई फिलिप। याद रखिएगा, दोनों कहां के शासक थे? तो याद रखिएगा, फ्रांस के शासक थे। कहां के शासक थे? तो फ्रांस के शासक थे। कौन कौन? चार्ल्स 10 और लुई फिलिप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया। तो याद रखिएगा, आप अच्छे व्यक्ति हैं वो मैटर नहीं करता है, आपके साथ पड़ोस के व्यक्ति कैसे हैं वो मैटर करता है। तो याद रखिएगा, लुई फिलिप अच्छा शासक था। क्या था? अच्छा शासक था। लेकिन क्या करता है वो अपना प्रधानमंत्री जो है वो गलत व्यक्ति को बनाता है। तो देखते हैं था कौन। तो लुई फिलिप ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो याद रखिएगा, गीजो को। किसे बनाया? गीजो को।
ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ये नहीं चाहता था कि वहां राष्ट्रवाद मतलब लोकतांत्रिक शासन जो है वो स्थापित किया जाए। कहां किसके बारे में आज हम जान रहे हैं? तो आज हम जानेंगे इटली और जर्मनी। किसमें? इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में? इटली और जर्मनी के राष्ट्रवाद के बारे में हम जान रहे हैं। इटली में अहम योगदान रहा मेजिनी का। किसका? मेजिनी का। वो क्या करना है? ठीक तरह से याद रखना इसको। और जर्मनी के लिए थे कौन? बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क। याद रखना है। आपको पूछा जाएगा कि ये जो है एकीकरण मतलब जो जर्मनी में एकीकरण हुआ उसका जो एकीकर्ता थे या वास्तुकार थे कौन थे? तो याद रखना है कौन? बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। और इटली का अगर पूछा जाएगा तो इटली का कौन? मेजिनी। कौन? मेजिनी। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न था क्या कि लुई फिलिप ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो गीजो को बनाया। और लुई फिलिप के समय कौन सी क्रांति हुई थी? तो 1848 की क्रांति हुई थी। लुई फिलिप कहाँ का शासक था? तो कौन शासक था? फ्रांस का शासक था। लेकिन इसे गीजो को प्रधानमंत्री बनाने के कारण वहां भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण ये क्या करता है? लुई फिलिप पेरिस के थियर्स नामक पर एक विशाल भोज का आयोजन करता है। अब इसके साथ इसका प्रधानमंत्री क्या था? गलत व्यक्ति था। इसने क्या किया? और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उस भोज का जो आयोजन है उसे भी भंग कर देता है, जिसके कारण लुई फिलिप को राजगद्दी क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। तो चलिए एक ये स्टोरी जो है आप लोगों को बाद में बताया जाएगा, अभी सिर्फ वस्तुनिष्ठ है। तो वस्तुनिष्ठ अगला प्रश्न है कि चार्ल्स 10 ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो याद रखिए चार्ल्स 10 के समय क्या हुआ था? 1830 की क्रांति। और ये बनाया था पॉलिग्नेक को। किसे बनाया था? पॉलिग्नेक को। यह भी मतलब जिस प्रकार चार्ल्स 10 था उस प्रकार का ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, मतलब जनता के हित में कार्य नहीं कर पाया, जिसके कारण चार्ल्स 10 को भी क्या करना पड़ा? राजगद्दी छोड़ना पड़ा। अगला है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो याद रखिएगा बउआ, नेपोलियन का जो पतन हुआ था वो 1814 में हुआ था। कब हुआ था? 1814 में। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। याद रखिएगा जो भी वस्तुनिष्ठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को क्या कर लेना? याद कर लेना है। अगला है मेजिनी किस दल का सदस्य था? तो याद रखिएगा बउआ मेजिनी का संबंध कहां से? इटली से। कहां से? इटली से। ये था कार्बोनारी दल का। किस दल का सदस्य था? कार्बोनरी या कार्बोनारी दल का ये क्या था? सदस्य था। इसने क्या किया? यंग यूरोप और यंग इटली मतलब सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जगाता है मेजिनी। कौन जगाता है? मेजिनी। कहां जगाता है? तो इटली में। कहां जगाता है? इटली में। वो क्या करता है? अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं कि मेजिनी किस दल का था? तो कार्बोनारी दल का था। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा बउआ यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना जो है वो भी मेजिनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मेजिनी के ही द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न देख लीजिए आ गया कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा बउआ यंग यूरोप की जो स्थापना है वो 1834 में हुई। कब हुई? 1834 में। आपसे पूछा जाएगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजिनी। अब देखिए अगला प्रश्न है यंग इटली की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा यंग इटली की जो स्थापना की गई थी वो 1831 में। कब की गई थी? 1831 में। किसके द्वारा? मेजिनी के द्वारा। कौन कौन? यंग यूरोप और क्या? सॉरी यंग इटली। किसका? यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेजिनी के द्वारा की गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगला प्रश्न मान लीजिए इस प्रकार का आता है कि मेजिनी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखिएगा क्या? इटली से। किससे? इटली से। इटली का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो मेजिनी को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और अन्य बच्चे जो हैं आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन्हें क्या करें? आप भेजें ताकि क्या करें? वह भी आपके सहायता से पढ़ सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो याद रखिएगा बउआ जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण के विरुद्ध एक ही था। कौन? ऑस्ट्रिया।
कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? क्या ऑस्ट्रिया की राजधानी? बोलिए, क्या ऑस्ट्रिया की राजधानी? क्या था? वियना। वियना। तो ये जो है जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। क्या है? वियना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देख लीजिए आ गया कि इटली के एकीकरण का वास्तुकार किसे कहा जाता है। देखिए वो आ गया क्वेश्चन, अभी बताया गया आप लोगों को और आगे आ गया। तो याद रखिएगा इटली के एकीकरण का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया मेटरनिख, मेजिनी, गैरीबाल्डी, चार्ल्स दस। तो अभी आप लोगों को बताया गया था कौन? मेजिनी। मेजिनी जो है उसको क्या कहा जाता है? वो इटली के एकीकरण का वास्तुकार कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बउआ कि विक्टर एमेनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था। तो याद रखिएगा विक्टर एमेनुअल जो था वो अपना प्रधानमंत्री बनाया था किसे? किसी को पता है? नहीं। चलिए काउंट काबूर को बनाया था। किसे बनाया था? काउंट काबूर को बनाया था। कौन? विक्टर एमेनुअल। क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री। और अगर आपको क्या किया जाता है, इसे घुमाया जाता है तो बोला जाएगा कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद के लिए नियुक्त किया। तो याद रखिएगा क्या? प्रधानमंत्री। फिर बताया पूछा जाएगा विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को क्या बनाया? तो प्रधानमंत्री। काउंट काबूर विक्टर एमेनुअल का क्या था? तो वो भी प्रधानमंत्री। याद रखिएगा घुमाकर कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो बउआ याद रखना है कि इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है गैरीबाल्डी को। किसे? गैरीबाल्डी। आपसे पूछा जाएगा कि गैरीबाल्डी का संबंध किससे था। तो इटली से ही था। किससे था? इटली से ही था। क्या भाई क्या? हाँ चलिए थोड़ा इधर ध्यान देना। अगला है गैरीबाल्डी पेशे का क्या था। तो याद रखिएगा बउआ गैरीबाल्डी जो पेशे का था वो क्या था? नाविक। क्या था? नाविक। लेकिन क्या करना चाहता था? अपने देश को एकीकृत करना चाहता था। क्या करना चाहता था? अपने देश को एकीकृत करना चाहता था। मतलब अपने देश में क्या है? राष्ट्रवाद को लाना चाहता था। किसे लाना चाहता था? राष्ट्रवाद। ये चाहता था कि इसके देश में क्या हो? लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या किया जाए? लागू किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। ये तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी जो है पेशे का क्या था? नाविक था। अगला प्रश्न है कि गैरीबाल्डी किसके विचार का समर्थक था। तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी जो है मेजिनी के विचार का समर्थक था। किसके विचार का समर्थक था? मेजिनी के विचार का समर्थक था। अगला प्रश्न है गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई। तो याद रखिएगा ये क्या करने आए थे? ये आए थे कि अपने इटली को क्या कर सके? एकीकृत कर सके। तो ये क्या है? अपने इटली को एकीकृत करने के लिए आए थे और ये योजना बनाए थे कि ये क्या करेंगे? रोम पर आक्रमण करेंगे। तो आक्रमण करने की योजना ये बनाए थे कब? 1862 में। कब बनाए थे? 1862 में। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मुलाकात जो है वो काउंट काबूर से हो जाती है। किससे होती है? काउंट काबूर से हो जाती है। आप याद रखिएगा कि इटली का जो एकीकरण करने हैं वो 3 व्यक्ति आए थे। कौन कौन आए थे? 3 व्यक्ति। 3 ने और भी हैं, हम सभी का क्या करते हैं? नाम बता देते हैं। एक मेजिनी, दूसरा पोप और तीसरा सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट। कौन? चार्ल्स एल्बर्ट। ये तीनों चाहते थे कि क्या कर दे? इटली का एकीकरण करे। लेकिन इन तीनों में झगड़ा होने के बाद क्या होता है? मेजिनी को जाना पड़ता है और सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट को क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। आगे जो है वो आते हैं कौन? गैरीबाल्डी आते हैं और इनकी मुलाकात किससे हो जाती है? काउंट काबूर से हो जाती है। जिसे वो विक्टर एमेनुअल जो सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक बना वो क्या करता है? प्रधानमंत्री बनाता है काउंट काबूर को। अब ये क्या, जैसे ही गैरीबाल्डी पर यह आक्रमण करने की बनाती है योजना, कौन? ये गैरीबाल्डी जो है वो क्या करते हैं? योजना बनाते हैं रोम पर आक्रमण करने का। तो इनको क्या है? ऑफर दिया जाता है किनके द्वारा? काउंट काबूर के द्वारा, कि जितना आपने क्या किया है? युद्ध लड़ा है, जितना आपने एकीकृत किया है उतना क्षेत्र आप ले ले, उसके बाद आगे का जो है वो काउंट काबूर करेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं? इसे अपनाते नहीं है। तो काउंट काबूर और इनके बीच क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें इनकी हार हो जाती है, गैरीबाल्डी की हार होती है और अपना सारा धन संपत्ति और जो भी क्षेत्र एकीकृत किए थे वो राष्ट्र का नाम करते हैं और राजगद्दी को त्यागते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। हम स्टोरी में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जब भी बताएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे क्या करेंगे, डालेंगे। अगला है गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखा? तो याद रखिएगा ये बहुत सीधे साधे आदमी थे। क्या थे? पेशे का नाविक थे। क्या थे? नाविक, मतलब नाव चलाते थे। तो इनका जो है जीवनी लिखे हैं कौन? लाला लाजपत राय। कौन लिखे हैं? लाला लाजपत राय। इनकी जो जीवनी है वो क्या किए हैं, लिखे हैं। चलिए अगला चलते हैं, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो बाबा याद रखिएगा ये दुर्भाग्यवश जो है ना, काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है 1862 में। कब होती है? 1862 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब विक्टर एमेनुअल क्या है, बचे हुए हैं। और तब इटली का एकीकरण होता है। क्या होता है? इटली का एकीकरण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बाबा संपूर्ण इटली का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में। किन किन के योगदान से? मेजिनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, विक्टर एमेनुअल और पोप, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से 1871 में इटली का एकीकरण करते हैं। कब करते हैं? 1871 में इटली का एकीकरण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बाबा इटली का जो था वो खत्म, थोड़ा है जर्मनी का। जर्मनी का वास्तुकार किसे कहा जाता है? जब आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा बाबा, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार जो है कहा जाता है वो किसे? बिस्मार्क को। किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं। अगला है बिस्मार्क को अपना चांसलर, याद रखिएगा बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी से है। किससे है? जर्मनी से। तो जर्मनी का जो चांसलर है वो बिस्मार्क को बनाया जाता है। तो किनके द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा विलियम प्रथम के द्वारा बनाया जाता है। किनके द्वारा बनाया जाता है? विलियम प्रथम के द्वारा क्या किया जाता है? बिस्मार्क को जर्मनी का क्या किया जाता है? चांसलर बनाया जाता है। अब आप पूछिएगा ये जो विलियम प्रथम है वो कौन थे? तो वो प्रसा के शासक थे। कहां के शासक थे? प्रसा के शासक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जर्मन संसद को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा जर्मन संसद जो है उसे कहा जाता था क्या? डायट। क्या कहा जाता था? डायट। बाबा याद रखिएगा डाइट में कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डायट कहा जाता था। अगला है बिस्मार्क किसके विचार का समर्थक था? तो याद रखिएगा बिस्मार्क जो है वो हीगेल के विचार का समर्थक था। किसके विचार का था? हीगेल का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी आप लोगों को अभी बताया जा रहा है वो क्या कर ले, पूरा एकदम तैयार कर ले। इस बार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप जितना बताया जाता है उतना तैयार कर लेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है सेडोवा का युद्ध कब हुआ? किसका युद्ध? सेडोवा का युद्ध। तो याद रखिएगा बउआ सेडोवा का जो युद्ध किया गया था वो 1866 में किया गया था। कब किया गया था? 1866 में। किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। क्या हुई थी? ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। आपसे ये पूछा जाएगा कि सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। किसकी जीत हुई थी? तो किसकी? तो याद रखिएगा क्या किसकी जीत हुई थी? तो प्रसा की जीत हुई थी। किसकी? प्रसा की। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो जर्मन का जो डाइट था, जर्मन का जो संसद था उसे क्या कहा जाता था? डाइट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डाइट कहा जाता था। अगला आपसे पूछा जाएगा कि बिस्मार्क किसके विचार का समर्थक था? तो याद रखिएगा बिस्मार्क जो है वो हीगेल का विचार का समर्थक था। किसके विचार का? हीगेल के विचार का क्या था? समर्थक था। आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो यह भी याद रखिएगा वो किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा रक्त और लौह की नीति को अपनाई गई थी। बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? जर्मनी का वास्तुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मनी का वास्तुकार। यह सफल कूटनीतिज्ञ था, मतलब इसे राजनीति के बारे में क्या था? बहुत जानकारी था कि किस तरह किस चीज को किया जाए कि कौन सा क्षेत्र वो उसके अंतर्गत आ जाए। तो चलिए अगला प्रश्न जो है वो सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध? सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। आपसे पूछा जाएगा किसके बीच? तो बाबा याद रखिएगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। हारा कौन? तो ऑस्ट्रिया की हार हुई, प्रसा का क्या? जीत। समझ में आया कि ऑस्ट्रिया की क्या हुई थी? हार। सेडोवा के युद्ध में कब हुआ था? 1866 में। और जीता कौन?
ये प्रसा और हारा कौन? ऑस्ट्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए वही आया कि सेजोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। हारा कौन? तो ऑस्ट्रिया। और जीता कौन? तो प्रसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो सेडोन का युद्ध था वो 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में किया गया था। सेडोन का जो युद्ध है कब किया गया था? 1870 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा 10 मई 1871 को। कब? 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की क्या की गई थी? संधि की गई थी। अब ये किनके बीच किया गया था वो आगे हम क्या करेंगे देख लेते हैं। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो हुआ था किसके बीच? ये युद्ध के कारण किया गया था। किसके कारण किया गया था? जब वो जर्मनी का युद्ध चल रहा था तो उसके कारण युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। अगला जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो याद रखिएगा इटली का कितना था? 1871। तो वो हुआ जर्मनी का एकीकरण। ये भी 1871 कब हुआ था? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला है एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपोल या पोल की संधि पल ही है कि संधि हुई थी 1829 में। कब हुई थी? 1829 में। आपसे अगर ये पूछा जाए कि किसके किसके बीच हुई थी तो याद रखिएगा इनमें 3 देश इंग्लैंड, फ्रांस और रूस क्या करते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जो है क्या करते हैं? ये तुर्की और मिस्र पर, किस पर? तुर्की और मिस्र पर आक्रमण कर देते हैं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? तुर्की और मिस्र पर आक्रमण कर देते हैं, जिसके कारण इनकी क्या होती है? हार होती है, जिसके कारण क्या किया जाता है? एड्रियानोपोल की संधि किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी किस महादेश में? तो वो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इटली और जर्मनी जो है वो यूरोप महादेश में है। किसमें है? यूरोप महादेश में है। अगला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा क्या किया गया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है बउआ कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो याद रखिएगा जालवेरिन जो एक संस्था थी वो व्यापारियों की थी। किसकी थी? व्यापारियों की थी। कौन सी संस्था? जालवेरिन। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन संस्था जो है वो व्यापारियों की थी? तो याद रखना क्या? जालवेरिन जो थी एक क्या थी? संस्था थी जो व्यापारियों की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आ गया कि 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किसके साथ हुई थी? तो अभी बताया गया था कौन? तुर्की और कौन था? तुर्की और मिस्र, जिस पर आक्रमण कौन कौन कर दिया? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस कर दिया। कौन कौन किया था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस कर दिया था। जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस की जीत हुई थी, तुर्की और मिस्र की हार हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा किस संधि के द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है उसके द्वारा क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई थी? तो राष्ट्रवाद वैसी धारणा जिसमें लोगों को अपने राष्ट्र के लिए क्या किया जाएगा? प्रेरित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रेरित किया जाएगा। क्या कहा लिया? अरे देखो यार इधर क्या है? तो ये राष्ट्रवाद का जो धारणा है वो पुनर्जागरण, क्या पुनर्जागरण की जो घटना हुई थी उससे ये क्या अवधारणा आया। अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। तो याद रखिएगा बउआ इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। चार्टिस्ट आंदोलन कहां से? इंग्लैंड से। अगला है कार्बोनारी दल, इसके सदस्य कौन थे? याद आया? कौन? मेजिनी। कौन थे? मेजिनी। तो कार्बोनारी का जो गठन किया गया था 1810 में किया गया था। कब किया गया था? 1810 में। इसके सदस्य कौन थे? मेजिनी थे। कौन थे? मेजिनी। एक क्या करना पूरा इस तरह रख लेना कि कहीं से भी प्रश्न आए एक भी जाए ना। अगला है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यूरोपीय सभ्यताओं का पलना किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा यूरोपीय सभ्यता का जो पलना है या पालना है वो कहा जाता है यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था? तो याद रखिएगा बिस्मार्क जो है वो कौन था? जर्मनी का चांसलर था।
अगर ऐसा प्रश्न ऐसा आता है, आपको दिया जाता है ऑप्शन ऐसा, तो उसको टिक आउट करें। इसमें क्या चलेंगे हम, वो इसके जो भी ऑप्शन दिए गए इनके अनुसार चलेंगे। तो कवि तो था नहीं, नाटककार भी नहीं था, संगीतज्ञ भी नहीं था, ये था क्या, कूटनीतिज्ञ। क्या था, कूटनीतिज्ञ, जिसे वो विलियम प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अगला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो वो आज का ये जो क्या है अंतिम प्रश्न है। आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करें, हाँ अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। जैसे आप शेयर कीजिएगा वैसे क्या होगा, हमें भी वीडियो बनाने में क्या लगेगा, मन लगेगा। हमें लगेगा क्या, जो मेरी मेहनत है वो रंग ला रही है। तो और भी हम मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, क्या किया जाएगा, और भी मेहनत किया जाएगा, आपके डिमांड का जो है वीडियो डाला जाएगा। तो लास्ट प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या, तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। तो आज का ये जो इस लेसन में यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है वस्तुनिष्ठ खत्म होता है। आप किसी भी बुक या कहीं भी पूछा गया प्रश्न है तो आप क्या करें, ले और बनाकर देखें। जो भी प्रश्न होगा, अभी जो आप लोगों को बताया गया, कितने प्रश्न, 45 जो प्रश्न करवाए गए हैं, आपको उससे एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं दिखेगा। आप जाकर क्या कर ले, देख ले। चले हम क्या करते हैं, थोड़ा मेजनी और उनके बारे में। किसके बारे में, गैरिबाल्डी, जो गैरिबाल्डी नहीं, इनके जो महत्वपूर्ण दो व्यक्ति थे, एक कौन, मेजनी और एक बिस्मार्क। कौन, और ये कौन, मेजनी। हम इनके बारे में थोड़ा क्या कर देते हैं, बता देते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मेजनी है, इनका जन्म हुआ था, मेजनी का जन्म 22 जून 1805 को हुआ था। कब हुआ था, 22 जून 1805 को हुआ था। इनके पिता का नाम, ऐसे वो ये पूछता नहीं है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा उनको, जिया कोमो माजिनी था। जिया कोमो माजिनी था। इनके माता का नाम ये था मारिया ग्रेगो, ग्रेगो। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, क्या मृत्यु जो हुई थी, ये 10 मार्च 1872 को। ये किनकी, तो ये जो भी लिखा गया ये मेजिनी की थी। इन्होंने अहम योगदान निभाया किसमें, इटली के एकीकरण में। चलिए, और इसी प्रकार जो अहम योगदान रहा वो बिस्मार्क का रहा। किनका रहा, बिस्मार्क का रहा। हम देख लेते हैं बिस्मार्क के बारे में भी थोड़ा, ये क्यों छूट जाए। तो बउआ इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1815 का। इनके पिता का नाम था क्या, सॉन हौसेन। क्या नाम था, सॉन हौसेन इनके पिता का नाम था। माता का नाम था, माता का नाम जो है ये था मेनकेन। इनके माता का नाम। बुआ इनकी जो मृत्यु है 30 जुलाई 1898 को हुई थी। इनका संबंध कहां से, जर्मनी से। इनका संबंध कहां, इटली से। तो बउआ क्या होता है, आज का जो क्लास होता है वो क्या होता है, समाप्त होता है। आप लोग अच्छी तरह से क्या करें, तैयारी करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।